डियर एस्पायरेंट्स, केमिस्ट्री की सीरीज़ जो चल रही है, जो कि साइंस का ही एक अंग है, उसमें मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो था मेटल्स के ऊपर, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डिसाइड हम लोग करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसी से थोड़ा एक स्टेप अहेड होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। क्या होती है, किस प्रकार से मेटल रिएक्ट करती है, किस प्रकार से मेटल की फंक्शनिंग होती है, और क्या होती है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह ये करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें अभी, ताकि आपको आपके सहपाठियों का भी जो है थैंक यू प्राप्त हो सके कि थैंक यू मुझे ये वीडियो शेयर करने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करने के बाद इसको लाइक भी कर दें, और शेयर तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि मेटल्स रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। उसके लिए आप सभी लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज पर ध्यान देना होगा, अर्थात कौन सा मेटल किस स्थान पर रखा जाए और वो किस स्थान पर किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है, स्ट्रॉन्गर पोजीशन या वीकर पोजीशन पे हम किसी न किसी मेटल को रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज। जब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को सीख जाएंगे तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है ना, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे आपने 9th क्लासेस में भी पढ़ा होगा या पिछले क्लासेस में आपने काफ़ी तैयारी करी होगी, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कोई मेटल पर्टिकुलर प्रोडक्ट से किसी रिएक्टेंट से अभिक्रिया करने के बाद वो क्या बना लेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखते रहिएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? बहुत सारी मेटल्स हैं, उन मेटल्स को हम एक क्रम में सजा लेते हैं। हालांकि सारी मेटल्स को मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, जो आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उनके बारे में जरूर मैं बताऊंगा। तो जो सबसे वीक मेटल होती है, वीक मेटल इन द सेंस कि जो अभिक्रिया करने में बिल्कुल वीक होती है, वीकेस्ट मेटल, या आप उसको एक तरह से अक्रिय भी बोल सकते हैं। वो सक्रिय नहीं है, वो रिएक्शन करता ही नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, बहुत ही चुपचाप बैठा रहता है वो मेटल। इसको हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम, इसको बोला जाता है प्लैटिनम, पीटी। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा सा रिएक्टिव मेटल आता है, थोड़ा उससे बड़ा जो रिएक्टिव मेटल होता है, बड़ा का साइन ये लगाते हैं, गोल्ड। अब इस गोल्ड को आप एयू लिखते हैं। ठीक है, एयू का मतलब होता है ऑरम। क्या होता है? ऑरम, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था ऑरम। तो गोल्ड को आप एयू लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सिल्वर। सिल्वर को आप एजी लिखते हैं। एजी, इसका जो दूसरा नाम है, जो लैटिन वर्ड है, इसको आप बोलते हैं अर्जेंटम। उसको अर्जेंटम बोला जाता है, इसलिए अर्जेंटम लैटिन वर्ड से एजी बनता है जाकर, सिल्वर। तो प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, निकल, कोबाल्ट, फेरस एंड क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब इस सीरीज में मैंने क्या कहा, प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव है या ना के बराबर रिएक्टिव है, नेग्लिजिबल है। और इसका मतलब जब यहां पर सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये पोटेशियम और लगभग उसके पड़ोस वाला सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने इसमें बहुत सारी मेटल छोड़ी हैं, वो इसलिए छोड़ी क्योंकि वो ज्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, क्योंकि चैनल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो नीचे रेड वाला बटन है, उसको सब्सक्राइब करते ही आपके दिमाग में एक बत्ती जलेगी कि हाँ, मुझे केमिस्ट्री आ गई। ठीक है, धन्यवाद। तो ये सीरीज जब मैंने आपको बताई, अब यहीं से आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को सीखना शुरू कर देंगे। यानी कि जो सबसे पहले वो सबसे कमजोर, जैसे बढ़ता गया, अर्थात वो उसकी रिएक्शन करने की पावर बढ़ती गई, अभिक्रिया करने की शक्ति बढ़ती गई, और बढ़ते हम एंड कहां पर हो जाकर, लास्ट में सोडियम और अंतिम पोटेशियम। अर्थात पोटेशियम इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है। सबसे ज्यादा तेज अभिक्रिया करने वाली पोटेशियम हो जाती है धातु, पोटेशियम। ठीक है, अच्छा,
ये रिएक्शन करते कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको आप बोलते हैं, पोटेशियम का लूं तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक आप बताइए, 19। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। इसी प्रकार से कैल्शियम का 20 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। अब मैं आपको कई प्रकार से बनाकर दिखा दूंगा, अब देख लीजिए। तो फिलहाल आप इन दोनों चीजों से सीखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करना आपने सीखा होगा, ठीक है। और अगर आप बताइएगा तो इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा काफी ट्रिकी वे में। तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो होगा 2, 8 और 8, 18 और 1, 19, ठीक है, ओके। Na का अगर 11 का करने जाइए तो 2, 8, 10 और 1, 11। उसी प्रकार से अगर आप एल्यूमिनियम का करने जाइए, एल्यूमिनियम का होता है 13, 2, 8, 10 हो गए और 3, 13। तो इन सब में आप क्या देख रहे हैं? इन सब में देखा होगा जो आखिरी शेल है, जो आखिरी कोश है, उन सब में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जो 8 से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो आखिरी शेल होगा, तो अंदर वाले शेल उससे क्या कहेंगे, भैया मुझे स्टेबल होना है, मुझे स्थायी होना है, और आप जो आखिरी वाले लोग हो मुझे अस्थायी बना रहे हो। क्योंकि ऑक्टेट रूल यही कहता है कि आपको जो सबसे पड़ोस वाला जो नोबल गैस यानी कि जो आखिरी गैसों का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है। तो ये पोटेशियम का जो एटम होगा ये कहेगा हम भैया इतने में संतुष्ट हैं, आप एक्स्ट्रा हो हमारे लिए तो आप जाइए निकल। Na भी कह रहा है कि भैया हम तो इतने में ही संतुष्ट हैं, आप निकल जाइए क्योंकि आप ना तो 8 हैं, ठीक है। आपको कंप्लीट होना चाहिए, मेरे लिए आप पूरा का पूरा शेल भरिए, अगर आप नहीं भर सकते हैं आप मेरे काम के नहीं हैं, आप निकल जाइए। तो ये भी एक निकाल रहा है, ये भी एक निकाल रहा है और ये 3 को निकाल रहा है। ये 3 क्या है? ये 3 है इलेक्ट्रॉन। जो होता है परमाणु क्रमांक उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतने ही अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब आप ये बताइए कि ये तो होगा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन होते हैं, P और N मैंने छोटा सा लिखा है, आप इसको वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा। फिर इसमें क्या है, पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। वो जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रॉब्लम ये करेगा कि वो स्टेबल नहीं रहने दे रहा है इस पोटेशियम को, तभी तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि पोटेशियम इसको आसानी से छोड़ देता है, कहता है कि भाई तुम निकल जाओ, जहां मनो वहां जाओ, मुझसे मतलब नहीं है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट वाले शेल का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब मान लिए इलेक्ट्रॉन कितने थे? इलेक्ट्रॉन थे आपके 19, ठीक है, और प्रोटॉन भी 19 थे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने बचेंगे? 18 ही तो बचेंगे, ठीक है। तो अब ये बताइए, प्रोटॉन तो अब 1 ज्यादा हो गए, प्रोटॉन 1 ज्यादा हो गया, तो 1 ज्यादा का मतलब जब 1 को इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही प्रोटॉन ज्यादा पड़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, K के ऊपर 1 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उस पे 1 प्रोटॉन की पावर एक्स्ट्रा आ जाएगी, प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन तो कम पड़ गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ा तो कौन सी चीज ज्यादा हो गई? प्लस वाली चीज ज्यादा रह गई। उसी प्रकार से यहाँ सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यानी कि 1 माइनस चार्ज हटाया, अभी तो 11 ही 11 थे दोनों में, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे और प्रोटॉन भी 11 थे। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 बचे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है और प्रोटॉन ज्यादा, तो किसका चार्ज ज्यादा हो गया? ये प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा होगा। कितना ज्यादा हो गया? 1 ज्यादा हो गया। तो इसलिए सोडियम पर भी 1 प्लस चार्ज आ जाता है। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है कि भैया हम जो है इतने में ही स्टेबल हो रहे हैं, आप 3 एक्स्ट्रा हो हमारे लिए,
तो का आप 3 निकल जाइएगा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्रोटॉन निकल गए, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अर्थात 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो 3 प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब एल्यूमिनियम पर 3 प्लस चार्ज होता है। अब ये तो हो गए, ये इस प्रकार से क्या होगा, ये आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आयंस। इनको जब प्लस और माइनस किसी में होता है तो उसको बोलते हैं आयंस बन जाना। जिसमें प्लस होता है उसको कैटायन बोलते हैं, ठीक है। प्लस वाले को क्या बोलते हैं? कैटायन। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? एक आयन है उसको काट दो, कटा हुआ आयन को हम लोग बोलते हैं कैटायन। ये छोटी सी ट्रिक है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और आपने ए और एन पढ़ा होगा ना, ए एन द, ए मतलब भी एक, एन मतलब भी एक, है ना, और द, इस प्रकार से आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो एन आयन मतलब कि एक सिंगल को हम लोग एन आयन बोलते हैं। तो एन आयन, एनायन, ये एन है, एनायन एक सिंगल, यानी कि माइनस वाले को एन आयन, ये एन होता है सिंगल एक, और इसी को काट दो तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें 2 हो जाते, कटा हुआ, कैटायन मतलब कि कटा हुआ आयन। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको याद करने की जो ट्रिक है, वो जुगाड़ है, वो बताया है। तो अगर आपको जुगाड़ अच्छा लगा तो अभी भी आपने अगर शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, वरना जुगाड़ जो है आपसे छीन लूंगा। सॉरी, मैं आपसे छीन नहीं सकता हूं। धन्यवाद। तो अब यहां पर क्या देखा, ये सारे आयंस बन गए। सारे कैसे आयंस हैं? कटे हुए आयंस हैं, ठीक है ना, अर्थात कैटायंस बनाए हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव आयंस। अब पॉजिटिव किसके पास जाएगा? निगेटिव के ही तो पास जाएगा, ठीक है। डबल मीनिंग मत इसको लीजिएगा, ठीक है। डबल मीनिंग आप लोग बहुत सोचने लगे हैं। तो आपको यहां पर देखिए, पॉजिटिव जो है इसको तो निकाल दिया गया। अब ये पॉजिटिव आयन क्या कह रहा है कि भैया अब हमको खुद स्टेबल होने के लिए जुड़ना है किसी से। ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है पोटेशियम ने, अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएगा, इस कहीं तो अपने शरण लेगा जाकर। तो अब ये पोटेशियम किसी एक जगह एक किसी चीज से जुड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहां पर क्लोरीन एटम है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, अर्थात इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसको आप कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो 2 8 और 7, यानी कि 2 8 10 और 7 17, अर्थात हमने इसमें 3 शेल बनाए, जिसमें पहले वाले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 हैं। क्लोरीन कह रहा भैया हम तो इतने में स्टेबल हैं, आप एक्स्ट्रा हो हमारे लिए, लेकिन आप इतने ज्यादा हो कि यार हम आपको अपने घर से निकाल भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा करो, आप हमारे घर के मेंबर तब बनेंगे जब आप स्टेबल खुद हो जाओ। तो क्लोरीन का जो लास्ट वाला शेल ये कह रहा है, अच्छा ठीक है भाई, हम स्टेबल तब हो जाएंगे अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो हम भी 8 हो जाएंगे आपके जैसे, तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। हर शेल स्टेबल होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था इतना रखने के लिए, ठीक है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये किसके पास जाएगा? ये उसी के पास जाएगा जहां पर जगह होगी। अब जगह इस क्लोरीन के पास है, तो ये K जो है इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो K के एक जो था उसने Cl के साथ एक से समझौता कर लिया, ठीक है। उसने आपस में बैठकर अपना इंतजाम बना लिया, तो बन गया कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? KCl बन गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से Na है, Na ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला था। अब ये किसको ढूंढ रहा है कि भैया कम से कम ऐसी जगह कोई हो जहां पर एक जगह तो हमारे लिए बची रह जाए। तो मान लीजिए हमने कह दिया भाई यहां पर भी आपने Cl ले लिया, Cl का 17 होता है, 2 8 7, यहां पर एक जगह है, तो ये Na का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास बैठ जाएगा, कर क्या बन जाएगा? Na और Cl, यानी कि Na के एक इलेक्ट्रॉन ने Cl के एक, Na के एक प्रोटॉन ने Cl के एक इलेक्ट्रॉन से समझौता कर लिया और कहा कि ठीक है हम अपने साथ आपको बैठा सकते हैं। तो एक तरह से ये भी बॉन्डिंग बन गई NaCl। इसी को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं, और यही नमक अपने हम लोग सब्जियों में डालते हैं, सब्जी में, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम कह रहा है भैया हमने तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, और क्लोरीन तुम यार हमको एक ही दे रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लोरीन के पास एक ही जगह, क्लोरीन ने कहा यार एक ही जगह है मेरे पास, अब क्या किया जाए?
एल्यूमिनियम कह रहा है कि यार हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हम फ्री कर रहे हैं, मेरे 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो कहा ठीक है, हम और दो क्लोरीन एटम्स को बुलवा लेते हैं, तब आप बैठ जाओगे। तो क्लोरीन एक तो था ही था, उसने एक और बुलवा लिया, तो उसके पास भी 2 8 7 कन्फिग्रेशन होता है, और एक और क्लोरीन बुलवा लिया, उसके पास भी 2 8 7 कन्फिग्रेशन होता है। अब इनमें सब में देखिए सबके पास एक एक जगह है, ठीक है, सब लोग एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल हो जाएंगे, और ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी 2 8 पर स्टेबल हो जाएगा। तो क्या इसके तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 बैठ जाएंगे आकर, तो क्या बन जाएगा? इस Al ने कितने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी? 3 क्लोरीन आयंस के साथ करी है, तो इसीलिए हम लोग Al को 3 Cl से जोड़ देते हैं। इसीलिए हम लोग का जो फार्मूला बनता है क्या बनता है? AlCl3। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कोई भी मेटल किसी प्रकार से रिएक्शन कैसे करती है, किस प्रकार से, ठीक है। तो जब वो जितने आयंस रिलीज करती है या एक्सेप्ट करती है, समझ लिए उतने की ही बॉन्डिंग होनी है। यहां पर आपने देखा पोटेशियम एक ही रिलीज कर रहा था, तो उसको केवल एक ही जगह चाहिए किसी एटम के साथ बैठने की। अब केवल क्लोरीन ही है, आप यहां पर कोई भी एटम देख सकते हैं कि जो बनाने लायक हो। अच्छा, जैसे कि Ca आपसे कह दिया कि भैया कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है 20, तो 2 8 10 8 18 और 2 20, लास्ट में 2 है, तो कैल्शियम कह रहा है भैया आप 2 एक्स्ट्रा हो, आप निकल जाओ यहां से। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की काबिलियत है क्लोरीन में। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कौन सा चीज पावरफुल हो जाएगी? प्रोटॉन पॉजिटिव पावरफुल बचेंगे। तो कितने प्रोटॉन पावरफुल बचेंगे? 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखिए आपसे कह दिए भैया कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, तो कैल्शियम कितने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा? जब कैल्शियम 2 निकाल रहा है, ठीक है, और क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 7। अब जब इसने तो 2 निकाले, लेकिन क्लोरीन के पास एक ही जगह है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास बैठ जाएगा, लेकिन एक तो अभी भी बेचारा टहल रहा है। तो क्लोरीन कहेगा अच्छा तो रुको, मैं एक और क्लोरीन को बुलवा लेता हूं, वो आपको जगह दे देगा। 2 8 7 है, इसके पास भी जगह, तो ये आया इसके पास बैठ गया। तो Ca की रिएक्शन किसके साथ हुई? 2 क्लोरीन के साथ हुई, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं CaCl2। इस वीडियो में आप लोग फार्मूला बनाना भी सीख गए होंगे, ठीक है। तो हालांकि ये वीडियो पूरा नहीं है, इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है हो सकता है मैं लेकर आऊं, आप देख लीजिएगा। अगर ये फर्स्ट पार्ट में पूरा कंफर्मेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है, कौन चीज किसके साथ रिएक्शन कर रही है, उसके मैं अच्छा चलिए मैं दूसरा वीडियो लेकर ही आता हूँ। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये है पार्ट नंबर 1। इसका जो सेकंड पार्ट होगा इसमें आपसे अगले वीडियो में इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बेसिक चीज़ें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर और कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।